हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज हम भारतीय डाक विभाग की ओर से निकली ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी करने जा रहे हैं। अगर आप इस वैकेंसी के लिए सीरियस हैं तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं आवेदन संबंधी तिथियों की। तो एप्लीकेशन इसकी ऑनलाइन मोड में भरी जाना है और 2 मई 2022 से स्टार्ट हो चुकी है और 5 जून 2022 तक ये चलेगी। अगर सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सैलरी दी गई है लेवल 1 के लिए दी गई है। TRCA के अंतर्गत जो 4 घंटे आपको काम करना होता है उस आधार पर सैलरी दी गई है। अगर वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, इसमें एक लेवल 2 भी होता है उसके अनुसार। तो मैं कंप्लीट सैलरी की डिटेल्स आपको दे देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। यहाँ पर तीनों पोस्ट BPM, ABPM, डाक सेवक मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, इन सभी के लिए क्या क्या सैलरी होने वाली है ये आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। तो लेवल 1 के अंदर जो 4 घंटे की जो सर्विस होती है उसके अंदर अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में नियुक्त होते हैं तो 12,000 रुपये की सैलरी आपको मंथली दी जा रही है। लेकिन ये सैलरी जो है ये मैक्सिमम 29,480 भी हो सकती है आपके वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से ABPM मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या डाक सेवक के रूप में चयनित होते हैं तो आपको 10,000 रुपये लेवल 1 के 4 घंटे की सर्विस के लिए रहेंगे। लेकिन ये मैक्सिमम 24,470 रुपये तक हो सकती है वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से अगर आप लेवल 2 के अंदर आ जाएंगे तो लेवल 2 के अंदर आपका जो स्लैब होगा वो 5 घंटे के लिए कुछ इस प्रकार से होगा कि 5 घंटे में ब्रांच पोस्ट मास्टर को 14,500 रुपये मिलेंगे और मैक्सिमम 35,480 रुपये तक मिल सकते हैं वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से अगर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक के रूप में आपकी नियुक्ति होती है तो आपको लेवल 2 के 5 घंटे के लिए 12,000 रुपये की सैलरी प्राप्त होगी और मैक्सिमम ये सैलरी 29,420 वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग हो सकती है। तो इस प्रकार से ये सैलरी का स्ट्रक्चर था, आपको विस्तार से मैंने बता दिया है। किसी भी पोस्ट पर आवेदन करने के पूर्व हमें यह चेक करना अति आवश्यक होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत हम आते हैं या नहीं। तो यहाँ पर एज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल की एज होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल की एज हो सकती है। एज में कुछ रिलैक्सेशन भी है, तो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन कुछ इस प्रकार है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर OBC कैंडिडेट है तो ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। EWS मतलब कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं तो नो रिलैक्सेशन है अगर आप SC/ST और OBC से हैं। लेकिन अगर आप अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी से हैं और EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10% यानी 4 वर्ष तक की छूट दी जाती है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ PWD कैंडिडेट्स हैं तो निःशक्त जनों के लिए 10 वर्ष की छूट है। OBC के अंतर्गत हैं और निःशक्त हैं तो 13 वर्ष की छूट है और SC/ST के अंतर्गत है और निःशक्त है तो 15 वर्ष की छूट है। तो ये आयु का कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस काफ़ी इजी यहाँ पे दी गई है। केवल 10वीं पास होना ही काफ़ी है, मतलब 10वीं में कोई परसेंटेज भी नहीं मांगा गया है, केवल पास होना। तो अगर आपने 10वीं उत्तीर्ण कर रखी है जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या ICSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड, कहीं से भी आपने उत्तीर्ण कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंपलसरी ऑफ नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज का इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सभी राज्यों के लिए निकाली गई है वैकेंसी और ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसी है, सभी राज्यों के लिए है। तो जिस भी राज्य में आप जाते हैं वहाँ की लैंग्वेज आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो आप एक स्टेट के लिए ही आवेदन करते हैं और आप वही स्टेट लेंगे जिसमें आपकी लैंग्वेज वही हो जो कि स्टेट की लैंग्वेज होती है। तो आप यहाँ पर एक ही स्टेट को अप्लाई करेंगे और वही लैंग्वेज चूज़ करेंगे जो कि आपको आती है। तो लोकल लैंग्वेज का नॉलेज यहाँ पे बहुत ज़रूरी मांगा गया है। साथ ही यहाँ पे नॉलेज ऑफ साइकिलिंग भी मांगा गया है। साइकिलिंग का नॉलेज या फिर मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने का नॉलेज भी आपका होना चाहिए। एनेक्स्चर्स 3 इसके लिए आपको देना होगा। तो इस प्रकार से कुछ इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था।
एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की मेथड क्या होगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड फ़ी कुछ इस प्रकार से है। एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन माध्यम से भरा जाना है और उसकी वेबसाइट है indiapost.gds.online.government.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। जो फ़ी रखी गई है वो 100 रुपये है, जो कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, लेकिन पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। अप्लाई किस प्रकार से करना है? तो अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप जो है यहाँ पर इन चीज़ों को भरेंगे। यहाँ पर एक तो आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, पीडब्ल्यूडी हैं तो वो उसका परसेंटेज, किस स्टेट से 10वीं पास की है, 10वीं पास करने की लैंग्वेज क्या रही, ईयर ऑफ पासिंग क्या रहा, एक स्कैन पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिएगा और स्कैन सिग्नेचर चाहिएगा। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है। तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करके ही आवेदन फॉर्म भरने के लिए बैठें, तभी यहाँ पर आप आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ही अच्छे से डालें, क्योंकि समस्त प्रकार की जानकारी जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको प्राप्त होगी। इस पर एक ओटीपी भी आएगा आवेदन करते टाइम, जो कि आपको डालना होगा। तो फीस का जो पेमेंट है वो करने के लिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाना है। इसलिए जब आप फॉर्म पूरा कंप्लीट कर देंगे तो आप एक पेमेंट मोड पर पहुँचेंगे। पेमेंट मोड पे आपसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड या यूपीआई का ऑप्शन पूछा जाएगा। जो जिस भी मोड में आप पेमेंट करना चाहते हैं वो मोड का चयन करके और आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस भर सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो रिसेंट साइज़ फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ करना है और सिग्नेचर करना है। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की जो स्कैन कॉपी रहेगी वो 50 KB से ज़्यादा ना हो और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही हो, और सिग्नेचर की जो फाइल साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा की ना हो और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही हो। समस्त प्रकार की जो जानकारी है वो आप 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही भरेंगे, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट ही आपका यहाँ पर चयन का आधार है। ब्रांच पोस्ट मास्टर के कार्य की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा काम होने वाला है। ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब ब्रांच पे ही उनका काम है। ऑफिस के अंदर जो पेमेंट बैंक होती है पोस्ट ऑफिस की, उस पेमेंट बैंक को हैंडल करना, साथ ही समस्त प्रकार की मैनेजमेंट जो है वहाँ के पोस्ट ऑफिस के, वो भी इन्हें ही देखना होता है। और इनके अंडर में जितने भी विलेज एरिया के पोस्ट ऑफिस पड़ेंगे उन सभी एरिया की डिटेल्स, जानकारियाँ वगैरह भी इनके पास में होना है। इसी प्रकार से अगर बात करें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो काम है वो स्टैम्प स्टेशनरी को सेल करना, मेल जो है आएंगे उन मेल्स को छटनी करना और समय समय पर ब्रांच पोस्ट मास्टर के को असिस्ट करना और ब्रांच पोस्ट मास्टर के द्वारा बताए गए कार्यों को देखना। वहीं डाक सेवक का काम है स्क्रूटनिंग, इनका मेन काम है। इनको क्या करना होगा कि जो भी पोस्ट इनके पास आएगी उसको रिसीव करना, उनको डिस्पैच करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना और स्टैम्प को डिस्ट्रीब्यूट करना, स्टैम्प्स वगैरह सेल्स करना, और इस प्रकार के सारे काम है। ये आरएमएस में भी इनकी ड्यूटी, रेल मेल सर्विसेज में भी ड्यूटी लग सकती है और पीएम और एबीपीएम के साथ भी इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो इनके इस प्रकार के कुछ कार्य रहेंगे। तो कार्य को लेकर के भी आपकी जो दुविधा है वो मैंने यहाँ पर दूर कर दी है। तो इस प्रकार से ये कुल वैकेंसी है। मेरे ख्याल से वैकेंसी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कुछ और भी बातें रह गई है जो मैं डिस्कस कर लूँ कि 10th के आधार पर सिलेक्शन होना है। तो कुछ छात्रों की अंक सूचियाँ जो है ग्रेडिंग सिस्टम से बनी हुई है और कुछ की सीजीपीए सिस्टम से बनी हुई है। तो सीजीपीए सिस्टम का जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार आप अपना परसेंटेज निकाल करके और वो परसेंटेज ऑनलाइन आवेदन के टाइम पे डाल दें। और अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं तो ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत आपको ये टेबल जो दी गई है इसके आधार पर आपका कैलकुलेशन करना है। मतलब कि अगर आप A1 ग्रेड से हैं तो आपको 10 पॉइंट दिए जाते हैं और 9.5 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 बनेगा। तो ये आपके परसेंटेज हो जाएंगे। मतलब अगर आपको A1 ग्रेड मिली हुई है तो आप 95% जो है वहाँ पे लिखेंगे। इसी प्रकार से A2 होंगे तो 9 के अंदर 9.5 का मल्टीप्लाई करके और आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर B1 के हैं तो 8 के अंदर 9.5 का मल्टीप्लाई करके, और इसी प्रकार से इनके
पॉइंट्स में 9.5 का मल्टीप्लाई करके और परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ जो है परसेंटेज निकाल करके और उसमें डालें। यहाँ पर कुछ एनेक्स्चर्स भी दिए गए हैं, उन एनेक्स्चर्स को हम देख लेते हैं। एनेक्स्चर नंबर 2 जो है डिक्लेरेशन है एक, वो इस बात का डिक्लेरेशन है कि आपको जो है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो इस प्रकार का आप एक एनेक्स्चर 2 देंगे। एक एनेक्स्चर 3 देंगे जो कि इस संबंध में है कि आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, आपको मोटर बाइक या स्कूटर चलाना आता है, इस बारे में एक डिक्लेरेशन देंगे। और एक डिक्लेरेशन यहाँ पर काफ़ी अच्छा है जो कि सभी सर्विस में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, मतलब कि इनको इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपकी या आपकी फैमिली की कोई अदर इनकम भी है। यहाँ पर ये डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि आप पूरी तरह से इसी सर्विस की सैलरी पर डिपेंड नहीं करते हैं, जबकि आपकी फैमिली की अदर इनकम, आपके अदर इनकम भी यहाँ पर है। ये एक डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं, मतलब कि आपके 4 घंटे के काम करने के अलावा आप कोई दूसरा काम भी यहाँ पर कर सकते हैं, इन्हें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी थी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। आप अगर भरना चाहें तो ज़रूर भरें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो लगभग 39,000 पद यहाँ पर दिए गए हैं। स्टेट वाइज सारे पद जो है अगर आप देखना चाहें तो वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो ये जो है GDS की वैकेंसी थी। अगली वैकेंसी में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।